गुरबानी मरकज़ ज़बान व अदब की तरफ से पिछले कई बरस से हम इस तरह की इल्मी, अदबी और तहज़ीबी तक़रीबात का इनेकाद करवा चुके हैं। एक पिछली जो सीरीज़ थी उसमें हमारा उन्वान था पाकिस्तानी अदब एक सवाल, जिसमें बहुत अहम लोगों ने आके अपने ख्यालात का इज़हार किया था। लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प मौजूद है जो आज का मौजूद है। ये है 3 शायर 3 डिक्टेटर। इस हवाले से हमारे पास जो सबसे अहम नाम है, जो सबसे बड़ा नाम है शायरी में, अदब में, तराजम में और औरतों के हवाले से, जद्दोजहद के हवाले से मोहतरमा ईश्वर भाई साहब वो हमारी आज मेहमान है और उनसे गुफ्तगू करेंगी फातिमा फयाज साहबा, जो यहाँ हमारी प्रोफेसर है, यहाँ फारसी पढ़ाती हैं। उसके बाद अगर कोई गुंजाइश बची या थोड़ा सा वक्त हुआ तो आप सवाल जवाब भी करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम जरूर करें। जी बिल्कुल। तो आगाज़ करते हैं। आप सब ऐलान करने का बहुत शुक्रिया। आज की नशिस्त में शख्सियत को हमने दावत दी, हमारे अदबी मंजरनामे में और शायरी की तारीफ। अगर कोई एक तख्लीक़कार औरत की, मशरक़ी औरत की, पाकिस्तानी औरत की नुमाइंदा आवाज़ के दर सकता है तो बिलाशुबा मिस्टर नाहिद साहब, जिन्हें इंतज़ार हुसैन साहिब ने वजह पर शायरात की अम्मा हवा किशोर साहिबा का शेरी सफ़र 1960 की दहाई से आगाज़ हुआ और 1968 में इनका पहला शेरी मजमूआ लगे गोया वो शाया हुआ और तब से लेकर अब तक एक लाजवाब शेरी सफ़र है जो हम सबके सामने है। शायरी के अलावा इन्होंने तर्जुमा निगारी में, नस्र नवीसी में, सहाफ़ती अदब में भी बहुत खदमात अंजाम दी। इनको उन सब खदमात के सिरे में बहुत से एज़ाज़ात से भी नवाजा गया। सिद्धार्थ का इम्तियाज़, आलमगीर एबाद और बहुत से कई ज़बानों में इनकी कुतुब के तर्जुमे शाया हुए हैं। इनकी खुद निवेश बुरी औरत की कथा। सो हम आगाज़ करेंगे आज की इस नशिस्त में। दरख्वास्त करूँगी आपसे कि अगर अपने कलाम में से आप हमें कुछ शुरू में सुनाना चाहें, कलाम शायर को, ज़ुबान शायर की इस रिवायत की तरफ। मार्शल से पहले शायरी शुरू। मार्शल लॉ जो है वो शायरी को बंद करता है, सेंसर करता है और उसमें बस आप मोहब्बत तो कर सकते हैं, भी अच्छी कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए मैं तो दोनों, जैसे मैंने मोइन निज़ामी साहब को शुक्रिया अदा किया कि आपने बच्चों को बरकरारने के लिए मुझे बताया है, क्योंकि अच्छे सीधे साधे बच्चे हैं और मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनके ज़हन में न किसी ने इनकलाब डाला है, न ये डाला है कि पाकिस्तान की फ़ौज कैसे मुल्क को फतह करती रही है, न किसी ने ये बताया है कि पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक कब इजाज़त मिलती है उनको इस्तेमाल करने की और कब बुनियादी हुकूक की सलाह करती जाती है। तो ये बातें हैं जो तुम्हें जिसको कोई समझ ना आए तो उनसे कुछ लोग आप बताइए कि इसका कहने का क्या मतलब है। ज़हरा आपा को बुलाया था पिछली दफ़ा, ज़हरा आपा आ नहीं सकी, तो मैंने निज़ामी को कहा, मैंने कहा असल बात यह है कि मैं तो मार्शल लॉ की पैदावार हूँ। मैंने 1953 में बच्ची थी तो लाहौर में मार्शल लॉ लगते हुए देखा था, क्यों लगा था, कादियानियों के खिलाफ एहतजाज हुआ था और वो एहतजाज अक्सर चलता रहा। उसके बाद हमारे अयूब के मुकाबले में उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसी शुरू की। मैं उस ज़माने में लोकल गवर्नमेंट में काम करती थी, तो वो मुझे याद है कि सन 64 में जब फातिमा जिन्ना इंतखाबात के लिए उसके मुकाबले में खड़ी हुई, उस ज़माने में सिर्फ एक जगह होती थी जहाँ के आम जलसा होता था और वो था लाहौर का मोती दरवाज़ा। अगर आप लोगों ने सबने देखा हुआ है मोती दरवाज़ा बाग, वहाँ पे जलसे होते थे और उस जलसे में फातिमा जिन्ना के जलसे में
सभी होते थे मुजीबुर रहमान से लेके सब लोग, और सब कहते थे कि हमें बहाली जमहूरियत, हर ज़माने में बहाली जमहूरियत होती रही है, वो उस ज़माने में बहाली जमहूरियत की बात होती थी। तो फातिमा जना की तकरीर से पहले एक नज़्म पढ़ी जाती थी और वो थी हबीब जालिब की। और हबीब जालिब की ज़्यादा मशहूर ही हुए थे, लेकिन क्या शोहरत छुप हुई है कि उस ज़माने में पहली दफ़ा 20 रुपए का मन आटा होता था और अभी 20 रुपए का किलो नहीं मिलता। तो और 4 आने पड़े थे चीनी के, तो लोग सड़कों पे आ गए थे। तो उसने नज़्म लिखी कि 20 रुपये मन आटा सदर अयूब जिंदाबाद, और इस तरह की उससे बहुत नज़्में लिखी। फिर उसकी नज़्म जब पढ़ी जा रही होती थी, हम सब खड़े होते थे, क्योंकि खड़े होने की जगह होती थी, कुर्सियाँ तो लगती नहीं थी, सब कुछ जो बैठे बैठे थे, बाकी खड़े में गोलगप्पे भी खा रहे होते थे, कभी चने भी खा रहे होते थे, कभी चटनी खा रहे होते थे, और साथ में लेकिन जब जालिब की नज़्म होती थी कोई कुछ नहीं खा रहा होता था, सांस लेने की आवाज़ आ रही होती थी। उसके बाद फातिमा जना तकलीफ करती थी, तो हम सबको ये था तवक्को कि अब फातिमा जना आ जाएंगी और इलेक्शन हो रहे हैं, और अब इस मुल्क में इलेक्शन होते हुए तुम्हारे माँ बाप बड़े हुए और तुम अभी बड़े हुए हो थोड़े से, तो तुम्हें पता है कि इलेक्शन कैसे होती है, कैसे मनूवर किए जाते हैं और कैसे हर ज़माने से होते रहे। तो वो मुनवर हो गए, बंगाल में भी बहुत तंग फसाद हुआ और बलूचिस्तान में बहुत लोगों को मना किया गया, कई जगह व्यापारी भी की गई, और बाहर अयूब खान साहब जिंदाबाद हो गए। अब अयूब खान साहब के ज़माने में एक दूसरे को नज़्म लिखी, ऐसे दस्तूर जोर में मैं नहीं मानता, उस ज़माने में उससे लिखी हुई नज़्म। तो उसके साथ फिर ये हुआ कि जो सीज़न होता है ये मार्च से नवंबर से अक्टूबर से लेकर मार्च तक शायरों का, बेचारे हबीब जालिब को शायरों से बंद कर दिया गया, और ये कि अयूब खान साहब जीत गए। अब फातिमा जना साहिबा कायद-ए-आज़म की हर 11 अगस्त से 9 अक्टूबर नहीं जौने वफात 11 सितंबर को वो रेडियो पे तकरीर करती थी। अच्छा, वो उस ज़माने में रिकॉर्डिंग का तो सीज़न नहीं था, डायरेक्ट होती थी। अब वो उनसे कहते थे कि तकरीर आप दिखाएं, और फातिमा जना कहती थी कि तकरीर तो मैंने अपनी कौम से खिताब करना है, कोई साजिश तो नहीं करनी। और उनकी तकरीर अक्सर रिकॉर्डिंग करके उसको काट दिया जाता था, लेकिन वो तकरीर बहुत अच्छी करती थी। पाकिस्तान की रेलिवेंट सिचुएशन के बारे में वो गुफ्तगू करती थी। उनकी तकरीरों के मजमूआ भी शाया हुआ है, मेरी लाइब्रेरी में हो तो वो देख के पढ़ लेना। उसके बाद उनकी तकरीरों से बहुत तंग आए गए थे लोग, तो फिर हमें जहाँ तक मालूम है, क्योंकि स्कैंडल और इंफॉर्मेशन दोनों इकट्ठे हो जाते हैं माशाल्लाह, पता नहीं चलता क्या चीज़ सच है क्या झूठ। लेकिन और चूँकि मैं उसी मिनिस्ट्री में थी, तो ये मशहूर हो गया था कि फातिमा जना को उनके मुँह के ऊपर रख के तकिया रख के गद्दा में पका गया, और उस तरह से उनका इंतकाल हुआ, क्योंकि उनके तकिए के ऊपर खून मौजूद था। लेकिन फिर जैसे सबको लियाकत अली खान को दबा दिया गया, इस तरह उनका खत्म का किस्सा दबा दिया गया। अब MRD की तहरीक शुरू हो गई और चीज़ें आने लगी, और इस पाकिस्तान के हवाले से इलेक्शन हो गए, तो शेख मुजीबुर रहमान ने मेजॉरिटी ले ली, और साहब ने कह दिया कि उधर तो इधर हम, पता नहीं चला क्या है। लेकिन मुफ्ती बाहनी ने जो वहाँ पे काम दिखाया, हम लोग मैं सितंबर उसी 71 में, जो कि दिसंबर में हुआ है ख़त्म, मैं वहाँ पे मौजूद थी, और मैं देखती रही थी कि कैसे औरतों के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, और किस तरह से 13-13 साल की लड़कियों के 7-7 और 8-8 महीने के पेट हैं जो
बूढ़ी गंगा के किनारे पड़े हुए। ये तो एक मार्शली पहलू था जो कि हमने किया था। लेकिन जो सबसे तकलीफदेह बात है जो किसी किताब में अभी लिखी नहीं वो ये है कि जब हथियार डाल रहे थे जनरल न्याजी तो जनरल अरोड़ा से हथियार डलवा रहे थे, तो जो मुक्ति बाहिनी और बांग्लादेश की फौज के सरबराह थे वो थे जनरल उस्मानी। उन्होंने कहा आहिस्ता से, सर हथियार तो मेरे सामने डल गए, हमारे मुल्क के अलग हो रहा है। तो अरोड़ा ने कहा आपकी मेहनत से नहीं, हमारी मेहनत से। तो ये बातें जो हमारी तारीख में लिखने वाले बहुत हैं, लेकिन ये बातें तारीख में नहीं लिखी गई। उसके बाद मैंने दिल्ली की सड़कों पे पोस्टर लगे देखे जिसमें जनरल अरोड़ा और जनरल न्याजी दोनों मौजूद हैं, और बड़ा पोस्टर है, उसमें लिखा हुआ है विक्टोरियस पीपल वेयर आवर ड्रेस, कॉलोनी टेक्सटाइल वाइल जैसे लोगों का था। तो ये लिखा गया। और फिर उसके बाद जो हुआ ये है कि यहाँ साहब आ गए, वहाँ मुजीबुर रहमान साहब चले गए, और मुजीबुर रहमान साहब भी थोड़ा ही अरसा रहे, क्योंकि जब मैं वहाँ गई तो हसीना वालिद से मैंने पूछा कि मुझे धान मंडी वाले घर में मैं आपके आई भी हूँ, कि वो तो दिखाइए कहाँ मारा था आपके बाप को। तो घर ले गई और सीढ़ियाँ दिखाई उससे जहाँ पे वो उसका भाई माँ उसके बाप सबको मारा गया था। तो वहाँ फिर मार्शल लॉ वहाँ भी शुरू हो गया। हमारे यहाँ भुट्टो साहब की हुकूमत में तो आप लोगों ने पढ़ लिया और थोड़ा बहुत काम हुआ, औरतों को बाहर पोस्टिंग मिलने लगी, सिविल सर्विस में आम औरतें पहली दफा दाखिल होने लगी, ये कुछ हुआ सब कुछ। लेकिन साथ ही साथ जो सन 76 में हुआ, जब करारदाद पास की गई जिसमें कहा गया कि शराबें बंद हैं, कादियानी जो है वो अकलियत हैं, और इस तरह के 8वीं तरमीम कर दी गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी अजीबोगरीब हालात पैदा हुए। और फिर एक दिन ऐसा आया कि दोनों के दरमियान MRD और कुछ पार्टी में मुसालिहत होने वाली थी। रात के 12 बजे थे। जिसने किताब लिखी है, गलत किताब लिखी है प्रोफेसर न्याजी ने, और लाइन कट गई, इसलिए गलत है कि रात को 12 बजे उन्होंने इतला दी थी ज़ियाउल हक को, और ज़ियाउल हक ने 12 बजे रात को भुट्टो साहब को फ़ोन करके कहा कि आपके अप्रेंटिस हाउस से आपके इर्द-गिर्द फौज मौजूद है, आप कोई हरकत ना कीजिएगा, हमें आपकी इज्जत अजीज है। ये जब याद रखना, ये वो बंदा कह रहा है जिसने फांसी दी थी, और आपको सुबह मरी मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये बस 2 लाइनों का था, और उसके बाद वो साथ जो कुछ हुआ वो तुम्हें पता है। अब पाकिस्तान में निफाद इस्लाम के नाम को बहुत मशहूर किया गया। हमारे जितने पैड थे सरकार के, उसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमान लिखी गई। सारे दफ्तरों में बिस्मिल्लाहिर्रहमान लिखे हुए पैड मौजूद थे। लेकिन जब पता चला कि कुछ पैडों पर रिश्वत लेने वाले कागज भी होते हैं और लोग उन्हीं पे दस्तखत करके रिश्वत भी लेते हैं, तो फिर कुछ साल भर के बाद वो मना कर दिया गया कि बिस्मिल्लाह। अब मसला आया कि भाई दुपट्टा ओढ़ना है लड़कियों ने, और औरतें चाहे जो भी आएंगी दुपट्टा ओढ़ के आएंगी। तो हमारी महताब ने मना किया वो प्रोग्राम करती थी कि मैं दुपट्टा ओढ़ा पाऊंगा, लेकिन सर पे नहीं ओढ़ा पाऊंगा, मैं नहीं पाऊंगी। तो उसके बाद दादी है सब के लिए दुपट्टा ओढ़ना। अब हमारी एक मीटिंग हो रही है जिसमें ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि देखो मैं बहुत मौलवी वाला इस्लाम नहीं चाहता, देखो ना मैं ये चाहता हूँ कि नूरजहां भी गाए, और हम सब सुने, मैं भी आशिक हूँ नूरजहां का। लेकिन नूरजहां बीबी जो है वो स्लीवलेस ब्लाउज पहनती है, तो वो आप लोग कुछ इंतज़ाम करें कि वो स्लीवलेस ना पहने। तो हमारी 1.5 घंटा मीटिंग हुई जिसमें कि कुछ लोगों ने कहा पूरे आस्तीन के ब्लाउज हो, वो क्या है आधे बाजू के ब्लाउज हो, और आप ये कह पाया कि आधे बाजू के ब्लाउज पहनेंगी वो, लेकिन उनका प्रोग्राम होगा।
वहीं पर किसी ने नुक्ता उठाया कि सर ये बताइए कि आपदा परवीन के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा वो तो दरवेश, उसके बारे में तो कोई बात नहीं, उसकी चौड़ ऊपर होती है, नीचे होती है, वो दरवेश। इस तरह रेडियो और टेलीविजन की पॉलिसी थी। और उसमें ये मसूद सामने बैठे हैं तो उन्होंने चूंकि इनके पास वहाँ मुल्तान में काम करते रहे थे तो इनकी सबसे पहले आके इनकी उस दिन मुल्तान से लाहौर वारसिमा से निकाल दिया करती। बहुत सी बातें जो मैं इस वक्त कर नहीं सकती क्योंकि हमारा वक्त महदूद है, लेकिन ये कि अब सेंसरशिप शुरू हो गई थी। अखबारों में सेंसरशिप ये थी कि एडिटोरियल में अगर कुरान की आयतें लिखी गई हैं तो वो उसमें अगर जालिम का नाम आ गया या कुरान का नाम आ गया या किसी और चीज़ का नाम आ गया तो वो आयतें बंद कर दी गई। और वो मज़े की बात है कि वो सब खारिज हो दिया जाता है। और तुम लोगों ने अभी जो टेलीविजन देखते हैं उन्होंने देखा होगा कि पिछले दिनों किसी मुल्क में ये हुआ कि उन्होंने लाइनें खींचनी शुरू कर दी, जो तहरीर छप रही थी हमारे यहाँ की लाइनें खींचनी शुरू हो गई थी। तो मैं माहिना में थी तो और उसी मैंने पर्चा भेजी थी जब सेंसर करने के लिए, तो सारे लफ्ज़ मुझे पता थे कि जालिम भी नहीं आना, ये भी नहीं आना, वो भी नहीं आना। तो मैंने उस ज़माने में ये काम शुरू किया कि प्रेस से लेकर नाज़िम हिकमत से लेकर मुदव्विर से लेकर मापसा से लेकर दोस्तों से लेकर सबकी वो चीज़ें तराजिम करवाई जो नहीं हुई थी, जिसमें जुल्म के खिलाफ बातें की गई थी। अब फिर एक्सप्लेनेशन हो गई कि ये ऐसी चीज़ें आज कुछ आप मैंने ये तो 1819 में छपी थी, ये तो 1922 में छपी थी, तो ये तो चीज़ें पहले से छपी हुई है। लेकिन एक मजमून मैंने छापा डॉक्टर अतर परवेज से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उनका, और उसमें मर्डरों की कहानियों के 2 पीसेस कहा हुआ था। तो जनरल सवार खां थे पंजाब के सरबराह, उन्होंने मुझे खुला भेजा। उन्होंने कहा कि आप तो छोटी सी आप इतने बड़े नाम चीफ एडिटर कैसे हो सकती है, मेरी बेटी नौकरी है, मेरी लिए कुछ नौकरी नहीं है। अच्छा तो ये आपने क्यों मंडों के मजमून छापा, ये फोश है। यानी कि 1952 में कह दिया गया था कि उसके मंडों के खिलाफ कोई केस नहीं है, क्लियर कर दिया गया, सब चीज़ें क्लियर हो गई थी। आप कह लेंगे मुझे मत समझाए कि मैं आपको कह रहा हूँ आइंदा ऐसी बातें नहीं करेंगे। उसके बाद अदब लतीफ़ निकाला हमने। अदब लतीफ़ के पहले टाइटल के ऊपर दिल के ऊपर एक 440 वोल्ट का तारा लगा था और टांगे नीचे से ली थी, घुटने में कलम लगा था। तो एक कटर साहब आ गए मेरे पास, कहने लगे कि ये आपने क्या किया है और आपको बहुत सजा मिलेगी। क्या हमने आप लोगों की टांगे काट दी है, क्या हमने आपके कलम जो है वो घुटनों में लगा दिए, क्या हमने आपके ऊपर 440 वोल्ट का वो लगा दिया है। मैंने कहा कि मैंने कहा बेटा दरवाज़ा बंद कर दो, मैं ज़रूरी मीटिंग कर रही हूँ। मैंने कहा देखिए चीज़ें इतनी बुरी लिखी थी, इतनी बुरी थी कि इनको मैं बड़े बड़े राइटर्स की हैं वापस नहीं कर सकती थी। तो मैंने कलम जो है घुटने में लगा दिया कि ये हाथ से नहीं लिखी हुई, ये घुटने से लिखी थी। अच्छा 440 वोल्ट कर कैसे, मैंने कहा वो जो कुरान में कहा गया है कि हमने दिलों पे ताले लगा दिए, वो जो कहते हैं जब साहब उसकी मिसाल के लिए ये दिया गया है कि दिलों पे ताले लगा दिए। तो इस तरह की बातें कर करके ये कर करके, लेकिन मेरे लिए सब साबित हुआ क्योंकि हमारे मिनिस्टर बन गए थे महमूद आजम फारूकी, और महमूद आजम फारूकी 2 दफ़ा फाइल पे लिख चुके थे कि वाई कांट दिस मिनिस्ट्री रन विदाउट ईश्वर नाइक। तो आखिर उन्होंने मुझे 2 साल की उसमें भेज दिया जो फोर्स लीव पे जिसके ऑर्डर नहीं हुए, कहा कल से आप दफ्तर नहीं आएंगे। फिर वो जो कुछ हुआ उसमें ये कि उस 2 साल में मैंने शहर के अंदर बहुत काम किया, अपनी स्टेट औरतें जो काम करती थी उसके लिए। लेकिन अभी हम सेंसरशिप की सारी तो मैं देखने के बताती हूँ। मसलन ये सफ़ा है अखबार का, इस पूरे सफ़े के ऊपर मेरे ऊपर मजमून था और ये जो उसमें है उसमें तस्वीर थी मेरी, तो ऊपर सिर्फ लिखने वाले का नाम लिखा हुआ है। हमारे ये हमारे
मकबूल लिखा था ये कौन सा सन की बात, 79, ये वही नई साल है जब वहाँ से की गई। तो ये एक मिसाल है, चूँकि मेरे ऊपर मजबूर था, मैंने अपनी किताब में ये इसका इसलिए दिया कि तो बच्चों को कुछ भी नहीं पता होता, माँ बाप भी नहीं बताते और टीचर डर के मारे नहीं बताते कि कहीं हमारी नौकरी न चली जाए किसी के खिलाफ बात करने से। तो ये सब अखबारों के साथ हो रहा था। और फिर उन्होंने कहा कि भाई हर जगह छोटे बंद करो। फिर उन्होंने वहाँ पे लकीरें लगानी शुरू कर दी थी, इस तरह से होता था। मैं चूँकि अब मैं चीफ एडिटर थी तो मैंने कहा कि मैं फहमीदा रियाज की नज़र में मैं फहमीदा काटती थी, रशीदा रियाज के तो उसके बाद वो पास हो जाती थी। तो मुझे लेके लिख दिया, उन्होंने कौन सा पढ़ना होता था उसे लगा था। फिर एक नज़्म थी मेरे मियाँ यूसुफ कामरान की, तो उसमें था कि जो एक शब हम गुजार लेंगे, उन्होंने कहा कि शब का लफ्ज़ होश हो जाता है, शब का लफ्ज़ नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा, मैंने उनसे कहा अच्छा तुम दिल कर दो, हाँ बहुत अच्छा है, दिल कर दे। करने के बाद मैंने कहा अब ज़्यादा फोर्स हो गया है, दिन में रात शामिल होती इस तरह की हरकतें थी। ये तो मैंने लाइटर साइड में तुमको बताया, लेकिन मार्चगांव में जितने लोग उनको सदाएं हुई, इतनी अच्छी फौरन सजा दी जाती थी कि इधर सेक्रेटेरिएट के पास जो दफ्तर था, ये मार्शल का दफ्तर था, वहाँ सजा सुनाई जाती थी और जेल रोड पे जाके आधे घंटे बाद उस बंदे को कोड़े लग जाते थे। और ये कोड़े लगना कोई एक दिन नहीं होता था, ये जर्नलिस्टों को भी लगे, नासिर जैदी को मिले, जो लड़का है बच्चा हमारा जो जॉब में काम करता है वो तो उस वक्त सिर्फ 18 साल का था, उसको कोड़े लगे। एक बच्चा था जो पकड़ा गया था, उसको भी कोड़े लगे। तो कोड़े लगने की तो कोई हद नहीं थी, जिस तरह कोड़े लगाए जाते थे। इंसाफ का तकाजा था, जहांगीर का जमाना था, कोड़े तो लगते थे, जहांगीर अपने जमाने का था। अब तक ये हुआ कि जो कुछ अखबार निकल रहे हैं, जैसे रोज निकल रहा है और पाकिस्तान टाइम निकल रहा है, या फिर भी सुर्खे बैठे, ये लोग सुर्खे थे ना, तो सुर्खे बैठे में तो इनको निकालना है। फिर अखबारों को बंद करके नेशनल प्रेस ट्रस्ट का दफ्तर उसी तरह इस्लामाबाद में बना दिया गया जिस तरह बहरिया का दफ्तर कराची से उठा के इस्लामाबाद बना दिया गया था। तो ये चीज़ें होती रही, सब चीज़ें। फिर साथ में ये कि हाँ भुट्टो साहब ने जेल से क्या हटवाया था अब्दुल्ला मालिक के जरिए कि बहुत सुना है कि मेरे हवाले से और मार्शल लॉ के हवाले से बहुत कुछ निकल जा रहा है, तो वो चीज़ें इकट्ठी करो तुम लोग और छापो। तो मैं तो चूँकि सरकारी मुलाजिम थी, मैं तो नाम नहीं दे सकती थी, नाम सारा कुछ इकट्ठा किया और अब्दुल्ला मालिक के नाम से छपा। अब उसके ऊपर मैंने टाइटल के ऊपर ये तहरीर की थी कि हब्स के आलम में परिंदे भी मारे जाते हैं, और नीचे लिख दिया हदीस। अब उन्होंने पढ़ा कि ये तो हदीस है, इसको तो कुछ मना नहीं कर सकते। उन्होंने अपलोड कर दिया। तो किसी ने बाहर आकर मुझसे पूछा कि कैसे हो सकता है कि इतराज़ कर दें। मैंने कहा कहीं हो ना हो, अब कुरान की हदीस से किसी को हदीस मिल जाए, इसलिए आप इसकी फिक्र न करें। मैंने नालायक भी नहीं की, मैंने होशियारी। इस पर्चे में जवाब आप किसके पास है? आपके पास है? राइट, दूसरा अच्छा ये बढ़ जाए। इसमें वो सब चीज़ें जो फैज साहब से लेकर और सारे राइटर्स ने भुट्टो साहब के हवाले से लिखी थी, इस पर्चे में मौजूद हैं। और इसको वो दुनिया भर की लाइब्रेरियों में ये आज भी महफूज है, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि उनकी हवाले से इस पर शुमारा बना। इसके बाद अब्बास अख्तर की शायरी का ये मजमूआ छपा, और ये ग्वाल मंडी में इसकी बंदिश होके बंदी होके बाहर निकल रहे थे। मैं और अब्बास अख्तर दोनों किताबें लेने के लिए गए हुए थे। तो इतनी देर में पुलिस वैन आई, किताबों को पढ़ने उठा के मैं अब्बास अख्तर के लेके चले गए। ये किताब एक उसको अपने हाथ में रह गई, ये किताब रह गई। फिर अब अब्बास अख्तर के सारे मजमूए इकट्ठे हो गए। उसके बेटे ने
किसी ने शायद का 3 लोग आ गए हैं, वो आप देख लीजिएगा। और वो जो कराना पड़ता है, वो दूसरी बेटी आई थी, तो उसी ने उस वक्त खड़ा जब आई थी, उस वक्त से है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि सेंसरशिप में किताबें भी बैन हुई। इकरामुल की किताब पूर्वी शब्द थी, उसको बैन किया गया। पाकिस्तान की किताब थी गेट से मुताल्लिक, उसको बैन किया गया। और मेरी एक किताब थी, वो तर्जुमा किया था मैंने 74 की किताब का, सेकंड सेक्स का, मुख्तसर करके 140 सफ़े में मैंने मिसालें देखी, पाकिस्तान की माशरे से मिसालें देखे, वो किताब मैंने बनाई थी। और वो किताब 3 महीने के अंदर कोई 5000 किताबें गई थी। तो उसको उन्होंने हर सूबे में अलग अलग बैन किया और मुकदमा बनाया। मुकदमा क्या बनाया कि अव्वल तो कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी की गई, जब कॉपीराइट हमारे यहाँ आई नहीं, और किताब जो है वो फोर्स, लेकिन मुकदमा तो लड़ा गया, मुझे सजा और पकड़ने की सजा दी गई, जिसमें मेरे दोस्त ने जाके मेरी जमानत करवाई। और उसके बाद मुकदमा चला तो उसमें इजाज़ बटालवी साहब ने लड़ा, और उसमें उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया बोटैनिका जाके दिखाई, जिसमें उन्होंने बताया उसमें कि इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है, सोशियोलॉजी की किताब है, लिटरेचर एंड सोशियोलॉजी लिखा हुआ है। उसको देख के जो मेरे ख्याल जज साहब भी पढ़े लिखे थे, उनकी समझ में आ गया, तो मुकदमा खत्म हो गया। अब आपको कहाँ लेके चलें, जो नेटिव अब जब 12 फरवरी 1983 को हम लोगों ने कोशिश की जुलूस निकाले औरतों ने कि वो कानूनी शहादत आया था, इसमें ये कहा गया था कि 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर है। तो हम कह रहे थे कि नहीं, हम बराबर कब हैं, तो हम एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहते थे। हॉल रोड पे, तुम सब लोगों को पता है, हॉल रोड पे खड़े थे हम, और सामने हाई कोर्ट जाके सिर्फ प्रेजेंटेशन देनी थी। हमको 500 औरतें थी, जिसमें बच्चियाँ भी थी, हमारी माएँ भी थी, आबदा हुसैन की वालदा थी, तायरा मजहरी थी, सब इम्पोर्टेंट औरतें थी, वो सब मौजूद थी। मैंने हबीब जालिब को कहा था कि एक नज़्म लिख दो उस दिन के लिए, तो उससे लिखी, और बेचारे को बुखार चढ़ा हुआ था, और उससे लिखी कि अब तहर में बेयार वदनगार नहीं हम, पहले की तरह बेकसुदा चाह नहीं हम। उसकी नज़्म सुन के सब में बहुत जज्बा आया, फ़ौरन चलने लगे। तो उसके बाद बेचारे जालिब, सर्दी थी, उससे प्यास के पहले भी थी, आप सबने वक्त तस्वीर देखी, उसकी बास का पकड़ के खींच रहे उसके गला, मैं शोर मचा रही हूँ कि उसका गला घुट रहा है, गला घुट रहा है, और दोनों तरफ मर्द खड़े देख रहे हैं, वही आगे नहीं आ रहा। और हम औरतें चल पड़ी, अभी चल के हम माल पे नहीं आए। उस पर हमें नहीं होश था कि आधी औरतें जो थी उनके दुपट्टे और चप्पलें कहाँ थी, और आधी औरतें जख्मी हो गई, अस्पताल चली गई थी, जो बच गई थी वो जेल चली गई थी। ये हो गया। अब आइए उससे अगले दिन का अखबार देखा। उस अखबार में इतनी सी खबर है जिसमें लिखा हुआ है औरतों के जुलूस पे लाठीचार्ज। उसके साथ इतनी बड़ी खबर है जिसमें लिखा हुआ है कि जो औरतें इस जुलूस में शामिल थी वो गुनहगार हैं और उन सब की निकाह फिस्क हो गए। तो हमने अपने शौहरों को कहा तुम लोग तो आज़ाद हो गए। मजे की बात है। लेकिन फिर दूसरे दिन और में से जो ठीक होते गए जिसके करने लगे, इक़्तिदार आसमा ने कहा कि नहीं हम बाहर में जलसा करते हैं और तुम बैठ जाओ, तुम बैठ के नज़्म लिखो। तो मैंने नज़्म लिखी। मुझे नहीं पता था कि नज़्म हर जनरेशन की नुमाइंदा होगी, क्योंकि दुनिया के आधे से ज़्यादा मुल्कों में इसके तर्जुमा हो चुके हैं और आधे से ज़्यादा मुल्कों में इसकी प्रेजेंटेशन डांस एंड म्यूज़िक और ड्रामेटिक परफॉर्मेंस हो चुकी है। तो नज़्म है कि यहाँ गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोक खाएँ, न जान बेचे, न सर झुकाएँ, न हाथ छोड़ें। यहाँ गुनाहगार औरतें हैं कि जिनके जिस्मों की फसल बेचे जो लोग को सरफराज ठहरे, नियामत इम्तियाज ठहरे, मुताबर एहसास ठहरे। यहाँ गुनाहगार औरतें हैं कि सच का परचम उठा के निकले तो शाराएं अटी मिलेंगे, सच का परचम उठा के निकले तो झूठ से शाराएं अटी बनी हैं।
जो बोल सकती थी वो जुबानें कटी मिले हैं, हर एक दहलीज पे गुनाह के साथ साथ से रखे मिले हैं। यहाँ गुनाहगार औरतें हैं कि अब ताक़ुब में रात भी आए तो ये आंखें नहीं पूछेंगी कि अब जो दीवार गिर चुकी है इसे उठाने की जिद न करना। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोक खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। तो ये वुमेन एक्शन फोरम हमने 1982 में बनाया था। तो औरतों का जुलूस सबसे पहले निकला था, उसके बाद जर्नलिस्टों का। जर्नलिस्ट इस जमाने में 5 जर्नलिस्ट रोज गिरफ्तारी दिया करते थे, लाहौर में भी और कराची में भी, और लाहौर में भी फरीदाबाद वगैरह सारी खवातीन कराची में भी शामिल थी। और इसी तरह का एक मार्शल ऑर्डर कराची हेरल्ड वालों को दिया गया। इतना शदीद ऑर्डर था कि रज़िया भट्टी जो उसकी एडिटर थी, उसका पढ़ने के बाद उस ऑर्डर के उसके दिमाग की रंग फट गई, उसका इंतकाल हो गया। और आज भी हम उसको अपना लीडर मान के उसके बारे में हमेशा, जैसे अब हम आसमा के बारे में बात करते हैं, इस तरह हम रज़िया भट्टी के बारे में भी बात करते हैं। हमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ में थी ये थी कि 4 जुलाई को भुट्टो साहब को फांसी दी गई और 11 जुलाई को उसने ज़ियाउल हक ने अदीबों की कॉन्फ्रेंस, और उसमें मसूद यहाँ बैठे, इंतजार साहब भी थे, उनमें सजाद थे, मैं और हम लोग नहीं गए, लेकिन बाकी सब लोग, काशमी साहब भी गए, सब लोग गए। जब काशमी साहब बेदराज किया गया तो उन्होंने कहा मैं तो तरफे हाथ बोलने के लिए गया था, इसलिए गया था वहाँ। हर बार उससे तकरीर करते हुए कहा कि वो लोग जो मेरी तकरीर के खिलाफ बोलते हैं या मेरे ख्यालात से मुखालिफ हैं, उनके ऊपर इस मुल्क की चांदनी हराम है, इस मुल्क की रोटी हराम है, इस मुल्क के माहौल हराम है। ये अल्फाज उसने अदीबों के बारे में इस्तेमाल किए थे। लेकिन ये कि लोग फिर भी उनके साथ थे, क्यों साथ थे। उस ज़माने में वज़ाहिया प्रोग्राम शुरू हुए थे। अनवर मसूद का प्रोग्राम, अनवर मसूद का नहीं, उसका मकसूद का प्रोग्राम शुरू हुआ था, मुनक्कद का प्रोग्राम शुरू हुआ था। और उनकी जो छोटी बेटी थी जैन, वो पागल थी, तो उसके लिए डॉक्टर बशारत एक साहब थे, उनको रखा गया था हेल्थ का मिनिस्टर, ताकि वो उसकी निगरानी करे। तो वो हो रही होती थी, अगर कैबिनेट मीटिंग भी या जर्नैलों की मीटिंग भी हो रही होती थी तो वो ऑफिस में आ जाती थी, तो सबको इतला थी। फौजी लिबास उसके सिलाया जाता था, क्योंकि वो कहती थी मैं फौजी लिबास पहनूँ, फौजी लिबास पहन के आ जाती थी। कोई बोल नहीं सकता था कि सामने की इस वो आ गई है, क्योंकि उसको तो वो था। लेकिन उसको एक शौक पड़ा था, उसे ये था कि ये जो मुइनातर का प्रोग्राम होता है, ये जो बुशरा इंसानी का प्रोग्राम होता है, ये जो जेदी का प्रोग्राम होता है, और वो 1-2 लड़के और करते थे जो उसमें थाल में डांस करते हुए दिखाए गए थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। इन प्रोग्रामों को वो पसंद करने के अलावा क्या करती थी, वो हुक्म देती थी अब्बा को इनको यहाँ बुलाएं और ये यहाँ आके परफॉर्म करें मेरे सामने। इन लोगों के लिए जहाज भेजा जाता था, उस जहाज पे आते थे, वो परफॉर्म करते थे और वो खुश होती थी, और इस तरह जिंदगी गुजरती रही। ये सब नज़ारा सब लोग नहीं करते थे। अब ये कि ज़ियाउल हक जो थे वो बहुत अपनी तरफ से पाकिस्तान में रिफॉर्म्स लाए थे। तो उन्होंने कहा था कि कोई खातून हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ना रहे। मैं ठीक है हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अब मुझे हटाने के लिए सेक्रेटरी ने कहा कि तुम्हारी प्रमोशन का मसला है, या तुम डिपार्टमेंट में हेड हो जाओ या तुम प्रमोशन एक्सेप्ट करो। मैंने कहा नहीं, मैं चैलेंज करती हूँ, मैं जाऊँ। मैंने सर्वे करवाया, रेकी करवाई, पता चला कि तुम असिस्टेंट एडिटर है, कोई जमात इस्लामी का नहीं है। उसने तहरीक चला के लेटर लिखवाया पूरे स्टाफ से कि हम इतने बेगैरत नहीं हैं कि हम एक औरत के मातहत काम करें। तो
इसलिए हम उनकी आएंगे तो उनकी कोई इज्जत ही होगी। तो उन्होंने मुझे ये खत दिखाया, मैंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए, उसके बाद मैं जाऊँगा। उन्होंने कहा पुलिस का इंतजाम कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने उन साहब का नाम पता ले लिया। जब मैं दफ्तर पहुंची तो सीधी मैं उनके कमरे में गई और जाकर मैंने कहा सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? मैं किशोर जी में जाता हूँ। मैंने कहा मैं बैठती हूँ, आप चाय के बिना आई, इतनी दूर से आए। शरीफ आदमी, पाकिस्तानी आदमी शरीफ बहुत होते हैं। तो वो उसने चाय बनवाई। अब हर दरवाजे के जाली से लगे पूरा स्टाफ खड़ा हुआ है कि क्या फितना खड़ा होने वाला है, अभी ये शोर मचाएगा। और चाय की फिर उसके बाद मैंने कहा देखिए आप आगे चलिए, आप इस दफ्तर में सीनियर हैं, मैं जूनियर, और मुझे तो पता नहीं लोगों का, आप तारुफ कराएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, आप आगे चले क्या आप पीछे चले। तो वो चले शिफ्ट में आके और सारे स्टाफ से उन्होंने तारुफ करवाया और वो जो बुलबुला उठा था वो बैठ। इस तरह से होता है, टैक्टिक्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं सारे उस्तादों के सामने, याद रखना टैक्टिक्स इस्तेमाल ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा अब मैं कौन सी बात रही सवारी में सवार थे, अब कौन सी बात रही कौन सा जो चीज़ सवाल कर लो। नहीं इसी जागरूक के दौरान क्योंकि मुझे घर बैठा दिया था तो घर में बैठ नहीं सकती थी, तो यूनिसेफ संभालने के लिए इदारा होता था। तो यूनिसेफ को वालों ने कहा कि तुम्हें तो तनख्वाह नहीं मिलेगी क्योंकि ओजरी को भी तनख्वाह मिलती है, तुम्हें तो बगैर कहे हुए ऑर्डर के तुम्हें घर बैठा है, तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो फिर मैंने शहर के अंदर काम करना शुरू किया। 20 सेट में जो औरतें काम कर रही हैं उनकी कितनी एक्सप्लॉयटेशन होती है। पता चला था कि 8 आने की शलवार, 2 रुपये की कमीज उनको देते हैं, जो बाजार में सिलाई कपड़े देखते हैं। 1987 और 86 की बात बता रही हूँ। और उनको पीसेस में पैसे मिलते हैं, कभी 8 आने, कभी 2 रुपये, कभी 4 रुपये, इस तरह करके फिर वो उनके औरतों के बनाए हुए कपड़े होते थे। तो यूनिसेफ से हमने ये भी कहा कि भाई हम सोशल इश्यूज पे भी यहाँ पे थिएटर करते हैं। मदिया गौर ने थिएटर ग्रुप बनाया, वसीम ने बनाया, फैजान मिर्जादा ने बनाया, फारूक कैसर ने अंकल सरगम वाला इन्होंने बनाया। और फिर हम एक मोहल्ले में जाते थे, ढोल बजाते थे और ऐलान करते थे कि हम यहाँ पे ड्रामा करने वाले हैं। तो वहाँ पलंग खड़े करके मर्दों औरतों का पार्टमेंट अलग कर देते थे। लेकिन जब आधा हुआ होता था स्ट्रीट थिएटर, उसके बाद हटा देते थे पलंग, क्योंकि पर्दे को हम हटा देते थे। आए क्या हुआ, अब तो हो चुका। लेकिन हम सवाल जवाब का सेशन भी रखते थे। मसलन उनसे फैमिली प्लानिंग पे हमने ड्रामा किया, औरतें और मर्द सबको बिठाते थे, सब बैठे हुए। एक पीछे से औरतों की आवाज़ आई, सानू की कहते हो साढ़े मर्दा को समझाओ। ये बात आज तक पूरे मुल्क में खास तौर से मशरकी उसमें हमारे बांग्लादेश में तो उन्होंने ऐलान करके मौलवियों के जरिए ऐलान करके कह दिया था उनके इशा की नमाज के बाद घर जाके बच्चों बंदों गोली खा रहे हैं। तो वहाँ 5.5% थी आबादी, 2% पे आ गई थी। हमारे यहाँ ऐलान करने की हिम्मत ही नहीं है। हमारे यहाँ तो लड़कियों को पैड इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त नहीं थी, क्योंकि कहते थे बेशर्मी की बात है, राह का इश्तहार नहीं आ सकता था कि बेशर्मी की बात है। तो हमारे ज़माने में तो आजकल तो लड़की होती है जैसे बकरियाँ लड़की होती हैं, जैसे मुर्गियाँ लड़की होती हैं, सिपरा लड़की होती है। हमारे ज़माने में तो कुछ भी नहीं था। हम जाते थे आहिस्ता से नीचे मुँह करके कहते थे एक डाल दे दीजिएगा, वो नीचे मुँह करके किसी थैले में डाल के कहता था ये नहीं लीजिएगा। ना पता चलता था किसका क्या साइज है क्या है, सब कुछ हमारे ज़माने में बातें होती थी। लेकिन देखो बच्चे, हमारे ज़माने में भी अभी तक यही है। अभी हुआ है किसी हमारे पाकिस्तान में एक 8 साल लड़की थी, उसको पीरियड आने लगे। उसने कहा माँ से और टीचर से कहा, तो उसको डांट पड़ी इतनी कि आखिर उसने खुदकुशी कर ली कि मुझे इसके ऊपर डांटा जा रहा है कि ये मुझे क्यों हो रहा है। तो इसलिए अभी तक माहौल नहीं बदला है, माइंड सेट नहीं बदला है। तुम्हारे ज़िम्मे है
उस माइंडसेट को बदलना जो था। मसलन एक हमने करना था थिएटर मस्जिद वजीर खान के सामने, बहुत बड़ी जगह थी, अब तो है ही। 4:45 बजे थे, 5 बजे अजान देते थे वहाँ के साथ असर की। तो मैंने जाके उनसे कहा कि भाई साहब अगर आप 15 मिनट पहले अजान दे दें तो हमें 1 घंटा मिल जाएगा, अंधेरे से पहले हम ड्रामा कर लेंगे। कहने की कोई बात नहीं, उन्होंने अजान दे दी। और उसके बाद जो ड्रामा हुआ उसको देखने के लिए भी हुआ है। ऐसे भी लोग थे, जैसे मुझे याद आता है 62-63 का ज़माना, जब मैं नई नई गाँव में जाती थी तो हम सब इकट्ठे जाते थे, तो वहाँ मौलवी साहब से ऐलान करवाया करते थे कि लोग आए हैं, शहरों आए हैं, तो उन्होंने बैठ के सारी औरतें मर्द बैठ के गला करो, पेट की हालत किस तरह बदलनी है, हालत की करना है, आ जाओ सारे फला दर्द थल्ले बैठने के बाद क्या करनी। 4-5 मंजियाँ बिक जाती थी, औरतें भी मर्द भी हम भी सब उसके बैठते थे। कोई ना पर्दे की बात थी, ना कोई अलहदा होने की बात थी, ना कोई हिजाब की बात थी। वहाँ पे मामला तय होते थे और तो बच्चियों का स्कूल खुलना है या नहीं खुलना है कि क्यों खुलना है, सारी बातें हम लोग इस तरह से तय कर लेते थे। लेकिन अब मैं ज़्यादा के ज़माने की आखिरी में अदा कर दूँ कि उसके बाद के ज़माने की भी बात करूँ, क्योंकि मुझे बुलाया गया था इस्लामाबाद के एक प्रमोशन का मसला था। तो मैं सेक्रेटरी साहब के पास जाके बैठी हूँ तो एकदम टेलीफोन बजा और टेलीफोन उठाया, जी 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 कब हुआ? उसने कहा 1 घंटा। कैसे पता चला? कौन बचा? कोई बचा है कि नहीं बचा? जहाज चल गया। अच्छा ठीक है, तुम बंद करो, मैं टेलीफोन बताऊँ। मुझे कहा आप फिर मीटिंग हो गई, आप जाइए। श्यामल के जहाज के गिरने की कहानी थी जो उन्होंने सुनी थोड़ी सा। मैं घर आ गई जहाँ थी, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि इसका जहाज, उसका जहाज गिरा है, तो इस तरह से ये हुआ है। लेकिन ये कि जब मेरी शौहर का इंतकाल हुआ, सऊदी अरब में थे, तो वो रात को 11 बजे फ़ोन आया। उस ज़माने में तो फौरन फ़ोन नहीं आते थे। तो जब ज़ियाउल का हुआ तो उस रात में मुनीर शेख हमारा दोस्त है, तो उसके घर थी। रात को 2 बजे उठ के बैठ गई। कहने के क्यों बैठ गई? तो मैंने कहा मुझे याद आ रहा है कि मैं अकेली थी, तो मैंने किस तरह महसूस किया था उसकी मौत को। तो इस वक्त ज़ियाउल की बीवी भी तो महसूस कर रही होगी मेरे साथ क्या हो रहा है। इंसानियत का दर्जा बिल्कुल होता है। तो ये चीज़ें हमने रखी याद, लेकिन हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें अच्छी बात ये थी, एक मिसाल दे दूँ, अनवर सज्जाद की कहानियों को मजमूआ छपना था। वो मेरे दफ्तर आया, मुझे कहने लगा कि ये कहानियाँ तो चेक कर ली, तो मैं प्रेस को दे दिए। तो मैंने कहा अच्छा तो मुझे शाम को दे जाना, जब उठेगा तो मैं चेक कर लूँगी। वो दुकान पे पहुँचा तो उसको पकड़ने के लिए आए थे, गिरफ्तार करने को। उससे गिरफ्तारी देते वक्त कहा कि मुझे फोन पर कहा जो फाइल मेरी गड्डी छुपाई है वो तुम ले। अब ये हमारे सबके फोन जो थे वो रिकॉर्ड होते थे। तो जी अगले दिन से मेरे ऊपर CID लग गई, एक जीप आगे पीछे, एक मोटरसाइकिल पीछे। और मैं दफ्तर जाती थी, लेकिन वो मेरे साथ साथ आते थे। मैंने कहा यार तुम साथ साथ जाते हो तो मैं अपनी गाड़ी क्यों लेके जाऊँ, तुम्हारे दरमियान बैठ मैं तुम्हारे दरमियान बैठ के जाऊँ। अच्छा ठीक है। तो उनको फिर वार्निंग मिली कि उनको तुम्हें सर्वेलेंस उनके ऊपर लगाई है, तुम उनके साथ लेके जा रहे थे, क्या तरीका है? उन्होंने कहा कि नहीं ठीक आप क्या सकते, लेकिन मैं जितने काम ले सकती हूँ उनसे सब्जी खरीदी है, ये लोग पकड़ो गाड़ी में रोज खरीदा है, ये लोग पकड़ो गाड़ी में इस तरह करके करती थी। अच्छा 2 महीने बाद, 2 साल बाद अनवर सज्जाद को बहुत दफा कहा गया कि तुम माफीनामे के धंधे रखे होते थे, जो लोग माफी मांगते थे बाहर आ जाते थे, जो मांगते थे बाहर आ जाते थे। इससे नहीं मांगी 2 साल बाद बाहर आया। लेकिन ये कि मेरे पीछे भी CID वाले जो थे वो बेचारे खत्म हो गए, लेकिन बेचारे बड़े अच्छे थे। मेरे पास दरखास्त लेके आए कि हमें हमारे बीवी बच्चों को टेलीविज़न दिखा दीजिए और रेडियो पाकिस्तान की सैर करा दीजिए, और उन जो एक्टर आते हैं उनसे हमारी तस्वीरें उतरवा दीजिए। मैंने कर दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें उस वाले क्वार्टर बने थे कोट लखपत में
कि वो क्वार्टर हमें अलॉट करा दीजिए। लेकिन मैं कौन हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। मैंने कहा उनको प्लॉट मिले। इस तरीके से हम लोग मकई के दाना गवर्नमेंट के साथ करते रहे, लेकिन अपनी इस्तकामत को गुमराह नहीं हुए। और अल्लाह करे कि बच्चों में भी सब ने अपने उसूल, अपनी एतमाद की इस्तकामत वो हो जो आपको सितारों में कमर डालने के लिए इकबाल कहता है। आप पे ये हौसला है। जो चीज़ ज़ियाउद्दीन के बाद आ गया, जो साहब के वो ज़माना जो आ गया जब 1979 में उन्होंने किया, रशियन आ गए और उसके बाद हमने मुजाहिदीन तैयार करने शुरू किए। और बच्चों को यकीन करना, मैंने कड़क, जरा इस्माइल खान, स्वाद, मट्टा, इन सारे इलाकों में लड़कों को न सिर्फ ये लेक्चर सुनते हुए देखा है कि तुम तैयार हो जाओ कुछ हमला करने के लिए, पूरे तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए तैयार होंगी, तुम जन्नत में जाओगे। और उनको वो सीना भी सिखाया जाता था कि उसमें किस तरह कितने बैरल रखने हैं, इसमें किधर किधर रखने हैं, क्या रखना है, और सीना भी सिखाया जाता था। वो बनाने थे। मैं स्वाद में थी और 270 स्कूल जो थे तोड़े जा चुके थे स्वाद में। तो मैंने लड़कियाँ आ रही थी स्कूल, तो मिट्टी साफ करके ईंट की, तो ईंट को नीचे रख के उस पर बैठ के पढ़ने लगती थी। तो मैंने कहा डरिए नहीं, हम पढ़ेंगे। इसी ज़माने में मलाला भी थी। जब उन्होंने ये कहा हम पढ़ेंगे, बस मुझे मौजूद नज़म का मिल गया। मैंने कहा मुझे बच्चियों से भी डर गई, जो बच्चियों से भी डर गई, जो इनसे भी गुरेज का, करें रब करीम का, और जो हुक्म देता है इल्म का, करे उसके हुक्म से मावरा ये बना दिया। न किताब हो किसी हाथ में, न ही उंगलियों में कलम रहे, कोई नाम लिखने में जान हो, न हो रस्में इसमें जना। जो बच्चियों से भी डर गए, करें शहर शहर बना दिया कि हर एक करते हयात को नकाब हो, कि हर एक दिल के सवाल को ये जवाब दो। नहीं चाहिए कि बच्चियाँ पूरे दायरों की तरह बुलंद, नहीं चाहिए कि ये बच्चियाँ कई मदरसों कई दफ्तरों को भी रुक करें। कोई शूरा हो, कोई वासिफा है, तो यही हुक्म हर उसका मकाम है, यही हुक्म कलाम है। और आखिर बात है तो आज तक रेलिवेंट है। जो बच्चियों से भी डर गए, वो यही कहीं है करीब में, इन्हें देख लो, इन्हें जान लो, नहीं इनसे कुछ भी बैठ शहर जवाल में। रखो ये हौसला, रखो ये यकीन कि जो बच्चियों से भी डर गए वो कितने छोटे वजूद बात सवाल करो तो पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर क्या किया और मेरे अंदर क्या रह गया। खामोशी का मतलब तो ये कि बेकार बातें, खामोशी का मतलब ये कि हमारा सब्जेक्ट ही नहीं था, आप क्यों बोलो। खामोशी का मतलब ये कि मार्शल लॉ से क्या फर्क पड़ता है। खामोशी से ये मतलब पता चलता है कि चाहे मुशर्रफ हो, चाहे रहीम शरीफ हो, चाहे कोई भी हो, कोई बंदा आ जाए, हमें तो 20 रुपये ईमान आटा नहीं मिलेगा, हमें तो महंगा आटा मिलेगा। खामोशी आपकी ये इतला दे रही है, क्या ये इतला दुरुस्त है? नहीं, तो बताओ क्या दुरुस्त। हाँ, खड़ी हो जाओ। या शाबाश। मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आपने पूरी ज़िंदगी सारी मुश्किलात का सामना किया, तो किसी ऐसे लम्हे पे आपको लगा कि हो सकता है हम जो कह रहे हैं वो गलत हो? कोई ऐसा डगमगाने का लम्हा आपकी ज़िंदगी में आया? देखिए, बात तो आपने बहुत अच्छी, कदम डगमगाने की बात हो सकती थी, लेकिन हम एक कमिटमेंट के साथ निकले थे, सारी औरतें निकली सबसे पहले, और कह दिया था कि भाई हम कानूनी शहादत को नहीं मानते। बल्कि इसके लिए मैं मिसाल दी थी, मैंने एक जलसा किया नेशनल सेंटर में थी, तो मौलवियों को ऊपर उठाया सारे, और नीचे बैठे सारी औरतें मर्द सब बैठे, तो 1-1.5 घंटा खत्म हुई। उसमें वो दलीलें देते रहे, हदीसें सुनाते रहे, करते रहे। मैंने उन्हें कहा कि देखिए मैं एक बात कर सकती हूँ, बताइए। मैंने कहा देखिए इस दफ्तर की मैं सरबराह,
मेरे दस्तखत से सबको तनख्वाहें मिलती हैं, सारे बिल अदा होते हैं, और अगर मेरे साथ किसी के दस्तखत होंगे तो AGPR उसको अप्रूव नहीं करेगा और इन लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। तो मंत्री साहब बोले आपको कौन कह सकता है कि आपके साथ कोई और औरत करे, आप तो बड़ा चीज़ है। मैंने कहा तो जो मेरी गरीब औरत गाँव में बैठी हुई है उसके लिए ये कानून आप लेके आए हैं कि मैं तुम्हें बताऊँ ये कानून अब तक लागू है। इसलिए कि जब मैंने कहा कि मैं वसीयत लिखने लगी तो मेरे लॉयर ने कहा कि मैंने 2 विटनेस देने थे, तो उन्होंने मैंने कहा एक खातून रखो विटनेस पर एक मर्द रखो। उन्होंने कहा खातून एक भी हो सकती, 2 हो सकती है, कभी तक कानून में तरमीम नहीं। इतने हंगामे, इतनी सब चीज़ों के बावजूद, 40 साल गुजरने के बावजूद अभी तक कानूनी शहादत में तरमीम नहीं हुई है। इसी तरह जो रेप ऑर्डिनेंस था उसमें सिर्फ 2 शर्तें बदली गई है, वो भी वैसे ही मौजूद है। और इसी तरह जो नाम मोहम्मद के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है उसमें भी आपको पता चले, बहुत मालूम है आज तक आसिया बीबी से लेकर सब जगह क्या हुआ। जिससे दुश्मनी हो उसको खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह गालियाँ दी थी, या कुरान शरीफ को लड़की जो रमशा गई थी उस बच्ची को पढ़ना नहीं आता था और उसको जिम्मे लगा दिया कि उसने कुरान शरीफ के सफ़ात को कूड़े के ढेर में डाला है और उसको पता ही नहीं था। लेकिन ये कि होता क्या है, पाकिस्तान की 2 तरह बेइज्जती होती है। एक तो हम लोगों की अपनी उसकी खराब होती है, दूसरी सारी दुनिया में हमारा नाम जब जाता है तो जब भी मैं दुनिया के किसी मुल्क में जाती हूँ तो वो कहती है कि जिस तरह आप यहाँ बात कर रही हैं क्या आप अपने मुल्क में भी कर सकती हैं। मैंने कहा मैं वहीं से तो खड़ी हुई, वहीं से मैं खड़ी हुई हूँ और मैं अकेली नहीं खड़ी हुई, लोग आते गए, कारवा बनता गया। जी खामोशी कितनी नहीं आप हो ये पीछे तालीम बारगाह की क्लास मैं चाहता हूँ कि मैं बाकी कौम की तरह सिलेक्टिव मिर्जिया का शिकार हूँ। काश मैं जिस तकलीफ का जिक्र कर रही हूँ हबीब जालिब थे, आप नजदीक थी, उसमें जहाँ खत्म हो जाता था जलसा उसकी साइकिल के कैरियर पे मैं 12 साल का खड़ा हुआ था। मैंने कहा था भाग मेरा साथ उस वक्त मैंने सुना था बच्चों को लगी गोली मारने की, मैं दूर खड़ी देखूं ये हो नहीं सकता। सेक्टर मिर्जिया इस तरह से सुपर ढाका में शायद इन्हें क्वाइट किया किसी अब एक सेकंड नहीं, इन लोगों ने चाय पे आपसे बात करनी है, सब कीजिएगा, बच्चों को सवाल करने दें। आपके अंदर बहुत बड़ी कहानी मौजूद है। सर 10 सेकंड आप क्यों अहले कलम का जिक्र नहीं करती, आप क्यों नहीं जिक्र करती उनका जो लाइनें बना के पहुंचे इन तमाम लोगों के आखिरी लाइन। 2 तरीके हैं बात करने के, इन तीनों ने मुझ पर हुकूमत की, मेरी लाइन है ईद मुबारक ने इन तीनों को अपने पे हुकूमत करनी, बस इतनी बात जो ये सिर्फ मुझे नहीं जी आपने सवाल नहीं एक तजस्सुस है सेंस मोहम्मद जरागी। मेरा ताल्लुक सेंस है और मैंने बलूचिस्तान में मेरा सवाल आपसे ये है औरत की तजलील कब पूर्व, औरत की तजलील कब खत्म हो, औरत की तजलील कब खत्म हो? जिस दिन मर्द को इज्जत करनी आएगी औरत इज्जत नहीं करता औरत की। मैं सिंध की तो बात कर रहे हैं, सिंध में मैं गई हुई थी और गाँव में औरतों को बता रही थी तुम 16 घंटे काम करती हो, तुम 18 घंटे काम करती हो, तुम ये भी करती हो, तुम वो भी करती हो, सारी बातें मैं बता चुकी थी। उसके बाद एक औरत पीछे से कहती है बाजी आपने एक बात तो बताई नहीं। क्या? जब रात को वो ड्राम होके या जुआ में हार के आता है तो मार भी तो हमें ही खानी होगी। ये सिर्फ की औरत है। चलिए आगे आ जाए, सिंध हो गया, पंजाब आ जाए। वो बच्चे पीछे मैंने एक इंसान के ऊपर जो इतने मसाइल बेटा मुझे ज्यादा सुनाई इतना शायद मेरी का आगे आगे आ जाए। हाँ बताओ।
मैंने आपसे पूछा था कि जब एक इंसान को इतने मसाइल पड़ते हैं तो उसको एक पॉइंट पर लिखना तो हौसला खत्म हो जाता है, तो आपके लिए किस तरह का पॉइंट आया और जब आपका हौसला खत्म होता है तो आपको किस चीज़ में मोटिवेट है कि आप अपनी कोशिशों को जारी रखें? तो जिस तरह आपने कोशिश की है उस पर आपको काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है, सारी रेजिस्टेंस ही थी, उसके बाद जाके आपको अपना समय हो गया। इंसानी हिस्ट्री तो यही है कि गुस्सा जो है वो विस्तार की सूरत जब इख्तियार करता है तो वो मनफी नहीं रहता, वो किसी लोगों में एक हरारत पैदा करता है। अल्लामा इकबाल ने हरारत पैदा करने की बात की थी, तो हमारी कौम ने जो चीज़ नहीं सीखी अभी तक वो ये कि हम जब वोट पढ़ना होता है, जब कुछ होता है, उस वक्त हम वडेरों, जागीरदारों और पैसे बनाने वाले लोगों को पैसे लेके वोट देते हैं। सारे लोग जो हैं वो 10,000 दे जाते हैं, 10 घरों के लिए 10,000 दे जाते हैं और 10 घरों के आईडी कार्ड ले जाते हैं। जब वोट डाल दो तब आईडी कार्ड तुम्हें वापस मिलेगा। सिर्फ जो पिछले साल हुआ है, दीर में पहली दफ़ा हुआ है, और दीर में औरतों को वोट डालने की इजाज़त नहीं थी। दीर में पहली दफ़ा हुआ है कि औरतें खुद वोट डालने के लिए थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि कोहाट में म्यूनिसिपल कमेटी ने बुर्के सीखे तो पहुँचा दिए हैं दफ्तरों में, स्कूलों में कि ये लड़कियाँ बुर्के पहनेंगी, उन्होंने बुर्के पहनेंगी, हम चादरें ओढ़ने वाला, क्योंकि बुर्का पाकिस्तान में नहीं था, हमारे अफगानिस्तान में बुर्का था, हमारे इवन फाटा में चादर ओढ़ती है और चादर ओढ़ती रही है हमेशा से, और वो बड़ी वाली चादर, लेकिन बुर्का नहीं था। तो जबरदस्ती बुर्का हम पे नाफिज किया करने की कोशिश की जा रही है। तो इन हरकतों को रोकने के लिए तुम्हारी टीम तैयार हो रही है, तुम सब तैयार हो रहे हो, तुम करोगे। लिखना बहुत बड़ी बात है, बोलना उसके बाद आता है, लिखना सबसे पहले है। बोलने को तो एक दीवाना भी बोल रहा होता है, लिखने के लिए एक कुव्वत चाहिए, आपको मौका नज़र चाहिए, नुक्ता नज़र चाहिए, उसके साथ लिखें तो फिर होता है। इससे नीरज ने, ये बहुत बड़े बाप का बेटा है, मुबारक अहमद हमारे बहुत बड़े नज़्म निगार थे, उनका बेटा है। ये नहीं कहने कि ये नालायक है, लेकिन ये कि जब जालिब का 3 साल का बच्चा मरा था, जालिब के घर में, जालिब उसमें थे, थाने में थे, जेल में थे, उसके कफन दफन का इंतजाम हम सब अदीबों ने जाके किया था। और उसके बाद ये कि जब जालिब का इंतकाल हुआ तो बेनज़ीर उनके घर गई, तो उन्होंने कहा कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो उसने कहा मेरे मियाँ ने कभी किसी से भुट्टो साहब तक से पैसे नहीं किए, तो मैं कैसे उसके मरने के बाद पैसे कर सकती। हालांकि उनके घर में खाने को कुछ नहीं था। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे एक मिसाल मुझे देनी याद मेरी, वो है ज़मीर नियाज़ी साहब, जिन्होंने प्रेस इन चेन किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था किस तरीके से हमारे मुल्क में जर्नलिज्म को संजीव बर्पा किया हुआ है। उंगलियां फगार अपनी उसका तर्जुमा किया गया था। तो वो उनके पास बेनज़ीर गई और बेनज़ीर ने कहा कि मैं आपकी कुछ मदद करना चाहती हूँ, मेरी तरफ से आपको वजीफा लेंगे। तो उन्होंने कहा देखो कमज़ोर बिल्कुल बुढ़े हो गए थे, उनका देखो मुझे 2 सूट की ज़रूरत होती है, एक मैं पहन लेता हूँ, एक धुल जाता है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे पास ऐसे दरवेश सब लोग थे। इन मिसालों को सामने रखो कि बलिका और टेक्सटाइल और फलाह के सामने बैरिया टाउन इनको मत सामने रखो। आपने गुरु भाई का तस्करा नहीं किया, आपसे गुरु भाई था। हाँ, और आपकी सारी जिंदगी तकरीबन पीपल्स पार्टी के साथ रही है। लेकिन पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि हम लोगों की पीपल्स पार्टी के साथ एसोसिएशन नहीं थी, हमारी उस कमेटी के साथ थी जिसका नाम लेके रोटी कपड़ा मकान कह के साथ आए। हम पहले लोग थे, हम सब के सब अदीब और जर्नलिस्ट कि हम उनसे मुलाकात करते थे। बल्कि एक मुलाकात मुझे याद है गुजरना कि मैं और यूसुफ इंडिया में थे, हम तीनों बैठे हुए थे भुट्टो साहब के पास, कोई पार्टी नहीं बनी थी। तो एक चिट आई,
उसमें लिखा था कौशल्या ने। तो मैंने चीफ को कहा कि आप इससे भी मिलेंगे। उन्होंने कहा माय डियर लेडी, वी नीड एवरी टाइप ऑफ पर्सन, यू बेटर गो नाउ। कौशल्या ने इस तरह मुलाकात। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं। सलीम शाहिद ने एक किताब बनाई थी साहब के मरने के बाद, खुशबू की शहादत। उसमें हम सब ने नज़में लिखी थी, लेकिन सब ने अपने नाम के सिर्फ इशारे दिए थे। तो मैंने कहा जावेद शाहीन जीवशी, तो मेरी इंस्पिरेशन हो गई कि तुमने ये नज़म लिखी है, ये क्यों लिखी मोटी साहब के बारे में? तो मैंने कहा मैंने तो नहीं लिखी, ये तो कौशल प्याज ने लिखी। तो उसकी लोग छुप जाना मकई के दानों वाली बात है। लेकिन बहुत तकलीफदेह सूरतें हमने देखी हैं, और अभी हम आप लोगों के लिए भी, हम सब के लिए भी, हमारा तो बुढ़ापा है, रहे ना रहे वाली बात है, लेकिन तुम लोगों की ज़िंदगी की बड़ी मुश्किल दौर आ रहा है, और साबित कदम अब तुमको रहना है, क्योंकि इससे पहले कि यहाँ फिर कुछ और हो जाए और इंडिया हमारी कमज़ोरी को फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। तुम लोगों को देखो, हम लोग सोचे थे, हम कॉलेज में नए गए थे जब एयर सुएज पे हमला हुआ, तो हम लोग कॉलेजों से सब के सब लड़के लड़कियाँ सब निकल आए थे। तुम लोगों के साथ भी ये होना चाहिए, बिकॉज मुल्क को बचाने और मुल्क को कायम रखने के लिए नौजवान नस्ल हमेशा आगे आती है, और उसकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरी रूह खुश होगी और मैं भी कभी कभी जिंदा हूँ तो बहुत खुश होकर नज़म भी तुम पे लिखूँगी। लेकिन ये कि मैं चाहूँगी ये कि आप लोग जो मर्जी पढ़ो, जो मर्जी करो, लेकिन अपने मुल्क से सिंसियर होने के साथ साथ अपना जो पढ़ रहे हो उससे सिंसियर हो, और उसको रिसर्च ऐसे करो। उससे स्टीफन हॉकिंग ने की थी कि उसके चल भी नहीं सकता था, फिर उसे इतनी किताबें लिखी, हमसे आज याद करते हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम को हम याद करते हैं, हमें एक और डॉक्टर अब्दुल सलाम, हमें कोई स्टीफन हॉकिंग कोई ना कोई चाहिए, हमें कोई और फैज़ चाहिए, हमें कोई हबीब जालिब चाहिए। इसलिए कि मज़ाहिमत की शायरी जो जालिब ने की, उससे पहले का मैं तुम्हें बता दूँ एक फिक्र में कि पाकिस्तान बनने से पहले एक अखबार निकलता था, पैसा अखबार, 1 पैसे का होता था। उसमें मौलाना ज़फ़र अली ख़ां की नज़्म होती थी। जिस दिन मौलाना ज़फ़र अली ख़ां की नज़्म होती थी, वो अखबार पहले सफ़े पे छपता था और वो 1 रुपये का बिकता था वो अखबार। तो इज्जत शायर की या लिखने वाले की या मुज़ाहिमत करने वाले की ऐसे हो तो कौम को कोई कुछ नहीं कह सकता। जी जी सिर्फ 2 नज़्में और सिर्फ 2 गज़लें। 2 गज़लें शायद मैं लेके आई कुछ काफी। अच्छा सुनिए, सुबह शाम हो गई, सुबह शाम हो गई, दिन को कहाँ रखूंगी, सुबह शाम हो गई, दिन को कहाँ रखूंगी मैं, रात को गोद में लिए सुबह तो लग जिंदगी में। और वो जो सितारा दोस्त था वो भी ज़मीन पे आ रहा, वो जो सितारा दोस्त था वो भी ज़मीन पे आ रहा। 100 बजे आएगा पता, अब किसे ढूंढती रहूंगी मैं। और पिछले चमन की याद में आंखें अश्क बहा, पिछले चमन की याद में आंखें अश्क बहा। आईना तोड़ दूं तो क्या, ख्वाब में खुश रहूंगी मैं। उर्दू में कौन सी किताब इसका बरसिया है, उर्दू में कौन सी किताब इसका बरसिया हूँ, बुझू में कौन सी कथा जिसपे न कुछ करूँगी मैं। और कैसा जमाना आ गया, आँख की शर्म भी गई, कैसा जमाना आ गया, आँख की शर्म भी गई। रज़नी फ़ख्रे कौन है, मुँह से कहाँ कहूँगी मैं। और बात थी एक चराग जिसको न तो बुझा सके, बात थी एक चराग की जिसको न बुझा सके।
बात थी एक मिसाल की जो न बता सकूं। और सूरज नकाब ओढ़ के, आखिर शेर सुनो, सूरज नकाब ओढ़ के मुझसे छुपा छुपा रहा, सूरज नकाब ओढ़ के मुझसे छुपा छुपा रहा, शायद खबर थी उसको भी आज रुला सकूं। तीन चार माजी का मौसम भी कोरे कागज जैसा था, माजी का मौसम भी कोरे कागज जैसा था। जख्म ज़ाहिर धो डाले थे, फिर भी खून को छूना था। मुझको देख के चांद बुझा और हवा खामोश, मुझको देख के चांद बुझा और हवा खामोश, यानी दिखाई जो भी दिया था वो भी पर्दा था। जिसने हर्फ कभी ना पहने खामोशी झेली, जिसने हर्फ कभी ना पहने खामोशी झेली, मेरी चौखट पे आने को वही तरसता था। और हाँ, आंखों में जख्म दिखाते भी तो किसको बात ही ऐसी थी, जख्म दिखाते भी तो किसको बात ही ऐसी थी। आंखों में हर धुआं सा ठहरा रहता था। बचपन तूफानों से बातें करते उम्र गुजारी थी, तूफानों से बातें करते उम्र गुजारी थी। पैर जमीन पे जम के रखना और उठाना, जम के रखना और उठाना सीखा हमारे गाँव। एक शायरा लड़की बड़ी मशहूर थी और उसकी हस्बैंड खास तौर पे बहुत ऐसे ही, हालांकि उस जमाने में ये मोबाइल वगैरह भी नहीं होते थे, बहुत मशहूर हो जाती थी। उससे ही मदद जाके देखो वो थी कि वो उनका ओढ़ के आती थी, उनका ओढ़ के आती थी, क्योंकि एमए में थी, उनका ओढ़ के आती थी। लेडीज रूम जो गवर्नमेंट कॉलेज का था उसमें रखती थी, और मुशायरा हो या डिबेट हो, और डिबेट के लिए मैंने पहले दिन से ऐलान कर दिया था जाके, क्योंकि क्या होता था डिबेट में पहला दूसरा तीसरा प्राइज तो लड़के ले गए और कंसोलेशन प्राइज तो मैंने पहले दिन जब डिबेट में गई थी तो मैंने कहा था जज साहिबान आपसे एक बात करनी है मैंने, और वो ये है कि लड़कियां इसमें हिस्सा लेने आई हैं, कंसोलेशन प्राइज लेने नहीं, काबिलियत दिखाने, सही है तो दीजिएगा प्राइज, वरना कंसोलेशन प्राइज हम लेके नहीं जाएंगे। उस दिन के बाद से कंसोलेशन प्राइज खत्म हो गया, तो ये है। तो फिर वो यूनिवर्सिटी में बड़ा मजा आता था कि हमारे यहाँ होता होगा लड़के खत लिखते थे, तो वो लड़के खत लिखते थे, तो फिर मैंने अपनी डिपार्टमेंट की एक कमेटी बना दी थी। तो हमारे पास क्या चीज़ होती है, सबसे उस जमाने में सबसे महंगी चीज़ होती थी समोसा। तो वो समोसा उनको कहा था कि इन लोगों से जो सब है सबसे मुलाकातें करो तो मैं तुम्हारी मुलाकात कराता हूँ, चलो और मेरे साथ मुझे समोसा खेला। तो वो काफ़ी दिन वो मज़ा चलता रहा, खत्म हो गया। और फिर उसके बाद ये है कि यूनिवर्सिटी में मेरे साथ जो सूफी थे, हम दोनों हर डिबेट में हर मुशायरे में इकट्ठे जाते थे। मुझे ये तसल्ली थी कि मैं अकेली जा रही, मर्द मेरे साथ जा रहा है। और फिर हम आप पार्टी हाउस और कॉफ़ी हाउस बैठ जाते थे, वहाँ अब्दुल्ला भट्ट होते थे, वहाँ जाली होते थे, वहाँ पे मंडो होते थे। और फिर ये कि ऊपर का जो कॉफ़ी हाउस का हिस्सा था वो होता था आशिकों के लिए, वो ने रिजर्व थे, यहाँ पे ये बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, एक बड़े यहाँ बैठते थे, यहाँ पे बैठती थी, सारी सुनियाज थे, उनकी महबूबत ही आती थी बैठ उन्हें, और एक दूसरे के राज के भी कोई फला लेट है तो जरा आप इंतजार करिए, ये होता था।
लेकिन वो जो आज भी चीज़ों में दिखाया जाता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, वो नहीं बातें होती थी। सियासत में वो जवानी हो चुकी लड़ रहा था, वियतनाम के आज़ाद होने का मसला था, कल्चरल रेवोल्यूशन चल रहा था चीन का। हम इन सारी बातों में बातें करते थे, लड़ाइयाँ करते थे, सलाह करते थे। फिर मेरी अम्मा ने अदालत लगा ली, सारे भाइयों बहनों को सबको इकट्ठा कर लिया और कहा कि तुम डिबेट्स में जाती थी। क्योंकि मैं जो वापस आती थी कप लेके आती, जो कोई वो मैं किसी को दिखाती नहीं थी, या उसके आटे के डब्बे में रख देती थी, या डस्टबिन में रखती थी। देखेंगे फिर नाला कहेंगे, नालायक के नाम चढ़ा के आ गई खानदान, सैयद खानदान का नाम चढ़ा गया। तो वो उन सब सभा लगी मेरे लिए, अदालत में पेश हुई कि तुम यूसुफ कामरान के साथ जाती हो। वो भी शायर है, वो भी जाता है, अपने भी शायर को जाते हैं क्लास में। तो क्या इरादा है? तो कोई इरादा नहीं। क्या सोचा है? तो कुछ नहीं सोचा। देखो, साफ बात करो। अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो अभी कर लो। मैंने कहा कैसे कर सकती हैं, हम तो पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मुकम्मल कर देंगे, उसके बाद नौकरी करेंगे, फिर शादी करेंगे। उन्होंने कहा ज़माना तुम्हारे हुक्म के मुताबिक नहीं चलता, ज़माना हमारी बात सुनता है। मैंने कहा सुनाइए। उन्होंने कहा कि अगर तुम दोनों की शादी करनी है तो और जाओ यहाँ से, हमारे सैयद खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो कैसे? उन्होंने कहा हमने मौलवी को बुलाया हुआ है और आधा पेड़ लड्डू मंगाए गए, उसमें मेरा निकाह हो और मैं एक बोरी में अपनी किताबें और एक बोरी में मैं अपने कप लेके, और उसके बाद सुबह को यूनिवर्सिटी जाना, दोपहर को पार्ट टाइम नौकरी करना, शाम को घर का काम करना, यूनिवर्सिटी के नोट्स बनाने। इससे डिसिप्लिन मेरी ज़िंदगी में शुरू हुआ था। वो डिसिप्लिन आज तक मेरी ज़िंदगी में मौजूद है। इसलिए कि पढ़ने लिखने के अलावा अगर मैं बकवास करती रहती है, गॉसिप में बता देती, तो मैं इतनी किताबें ना पढ़ सकती, ना इतनी किताबें लिख सकती। तो अपने आप को डिसिप्लिन करना सबसे पहले सीखो कि डिसिप्लिन करना है, हमें इस वक्त काम करना है, इस वक्त ख़ानदान के साथ बैठ के बात करनी है, सब दोस्तों से बात करनी है, और टीवी तो खरीद नहीं। तो इसलिए जब तक आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करते, आप अचीवमेंट की राहों पे नहीं चल सकते। अचीवमेंट के लिए यही होता है। अब असल मुझे मेरे डॉक्टर ने मेरे कहा हुआ है कि आप इतवार को किसी से नहीं मिलेंगी, क्योंकि सारा हफ्ता आप काम करती हैं, तो आप इतवार को घर पे खामोश रहेंगी और घर पे रहेंगी। अच्छा, दोपहर तक तो मैं खामोश रहती हूँ, अखबार पढ़ती हूँ, दोपहर के बाद फिर मैं किताब की तरफ हाथ बढ़ाती हूँ तो डॉक्टर की बात आती नहीं। मैं वो जो औरतें बेचारी घरों में होती हैं, जो रिटायर हो जाती हैं और कुछ नहीं करती, पढ़ती लिखती भी नहीं, उन सबको डमेशिया हो जाता है, इंजाइमर हो जाता है, इसलिए कि उनसे बात करने वाला कोई नहीं होता, उनके साथ दूसरा हाथ देने वाला कोई नहीं होता। मेरी बहुत सारी दोस्तों जो हैं वो वापस बच्चों के पास से पाकिस्तान आई हैं कि हम मोहल्ले वाली औरत से तो बात कर सकती हूँ। मेरा बेटा रात को आता है, बहू भी रात को आती है, दोनों आके खाना खाते हैं, रात को गुड नाइट लेके सो जाते हैं, सुबह उठती हूँ तो गए पे होते। तो मैं अकेली होती थी तो मुझे अकेला ही रहना है, मैं अपने मुल्क में रहूँ, 4 लोगों से बात तो कर दूँगी। तो ये हमारे मुल्क के माशरे का हाल है। अब हम सब बूढ़े हो गए, हमारे बूढ़े होने के ऊपर सबसे ज़्यादा ये है कि तुम लोगों को जब कभी वक्त मिले, एक तो कभी कभी अस्पतालों का चक्कर लगा दो। बड़े मरीज ऐसे हैं जिनको कोई पूछ नहीं आता, उनको कोई डिग्री नहीं आता, कई की लाशें मॉन्ट्री में रखी जाती है कि उनका कोई नहीं होता। तो ये कि कभी कभी ये भी करो, औरतों की जो जेल है उसमें जाके उन औरतों से मुलाकात करो, उनकी क्या बीतती है, उनकी रेप कितनी दफ़ा हो चुकी होती है, उनके कितने नाजायज़ बच्चे पैदा हो चुके हैं, और वो वहाँ में मनशियात किस तरह होती हैं, किस तरह खाई जाती हैं, कारोबार कौन करता है, वही पुलिस करती है जो उनकी निगरानी में लगी होती है। ये ऐसी बातें हैं जो कड़वी बातें हैं लेकिन सच्ची हैं। हम लोग फांसी की कोठरी देखने के लिए गए थे जब साहब को फांसी हुई थी। हम उससे पहले भी जेल में गए थे उनसे मिलने के लिए, जो पागलों का पागल है,
अस्पताल कि उनके साथ वहाँ आधे औरतें और मर्द वो होते हैं जो जायदाद की वजह से कभी बेटे को कभी बाप को पागल बना के उसमें पागल खाने में डाल देते हैं। लेकिन ये बातें तुम्हें लगेगी कैसे पता जब तक तुम खुद अपने आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे। तो कहने को तो मैं मौलवी की तरह सही रात बोल सकती हूँ, लेकिन ये कि मैं तुम्हें पॉइंट्स दे रही हूँ, जिंदगी के पॉइंट्स दे रही हूँ। इन पॉइंट्स को इस चीज़ नज़र में रखना है, बात करनी है कि हमें अपने माशरे को पागल नहीं बनाना, सुधारना है, बेहतर करना है। हमारी औरतों को, आधी औरतों के अभी IT कार्ड में बने हुए, उनके IT कार्ड बनवाने के लिए किसी और ने नहीं करना, हम लोगों ने भी जद्दोजहद करनी है। अपने वोट डालने की जो एजुकेशन है वो सिखाना है। और फिर हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल में जाते हैं क्योंकि ये किसी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। मैं जब जाती हूँ बलूचिस्तान, जो जुबैदा जलाल यहाँ मिनिस्टर हैं उसके इलाके में गई हूँ, तो बच्चे के सामने कायदा है जो उर्दू में लिखा है। टीचर एक है जो 5 क्लासों को इकट्ठा पढ़ा रहा है और वो कायदे को नहीं पढ़ा रहा, कायदा सामने रखा है, वो बलोची में बोल रहा है, बच्चे बलोची में जवाब दे रहे हैं, कायदा उर्दू में। और 1.5 साल से हमारे मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हम यकसा निसाब तालीम लेके आएंगे, यकसा निसाब तालीम लेके आएंगे। मैंने कहा था आप क्यूबा चले जाएं, 1 हफ्ते में सीख जाएंगे, आपकी सेहत भी ठीक हो जाएगी और सीख जाएंगे कि यकसा तालीम निसाब कैसे होता है। हर चीज़ के लिए मेहनत करने के लिए एक टारगेट होता है। टारगेट जब तक तुम नहीं रखोगी कि देखो हमारी आधी डॉक्टर्स जो क्वालिफाई करती हैं वो घर में बैठा दी जाती हैं और वो ज़हनी मरीज हो जाती हैं, पता नहीं क्या क्या करती हैं। और वो इसी की मैंने किस लिए तालीम हासिल की थी, क्या हंडिया पकाने के लिए? हंडिया तो मैं भी पकाती हूँ, ये गवाह बैठा है, तो करके हंडिया तो पकाना हम सबको आना चाहिए, आता है। बेनज़ीर कहा करती थी हाँ मुझे रोटी पकानी नहीं आती, मैंने हंडिया पकानी सीखी है। और वो जो थी लड़की नाहिद खान, इसीलिए उसके पास गई थी कि उसे रोटी बना के खिलाती थी, वो उसके साथ जुड़ के ऐसी गई कि उसको ले ही गई, चली गई। तो इसलिए है कि ये सारे काम करने, आप वेस्ट की औरत को देखिए, सुबह 5 बजे उठेगी, 6 बजे बाहर निकलेगी, एक पैदल चल के उसको बेसमेंट में मिलेगी वो रेल का, उस पर बैठेगी, वहाँ से फिर उतरेगी, 15 मिनट चलने के बाद फिर उसे बस मिलेगी, बस से उतरेगी, फिर बस से उतर के दफ्तर में 10 कदम चलने के बाद पहुँचेगी और उसने अपने थैले में अपने एड़ी वाले जूते रखे होते, वो ये मोकर उतार के और वो एड़ी वाले जूते पहन के बालों को ठीक करके, लिपस्टिक ठीक करके कुर्सी पे आके बैठ जाती है। 7:30 बजे दफ्तर लग जाती है और 12:30 बजे उनके यहाँ ब्रेक होती है आधे घंटे की। और उस ब्रेक में जब वो निकलती है तो एक हाथ में उसकी कॉफ़ी का कप होता है, एक हाथ में सैंडविच होती है और गाड़ी में चला रही है कि ग्रोसरी करने जाना है। ग्रोसरी करके आती है, जब ग्रोसरी करके आती है और शाम को 5 बजे जब छुट्टी होती है तो घर आती है तो मियाँ साहब जो है टीवी लगा के बैठ जाते हैं, हेलो हनी हाउ आर यू, और वो किचन जाके खाना बनाने के लिए चली जाती है। जबकि लोग बिलाल की तरह करें, एक दिन ये खुद खाना बनाता है, एक दिन इसकी बीवी खाना बनाती है। जिस दिन ये खाना बनाएगा उस दिन हम सबको ये मेहमान बुलाएगा। तो इसलिए ये सारी सब जगहों पर ये बातें हैं, लेकिन हमें एक दूसरे का रफीक बनना है, एक दूसरे का साथी बनना है। हमें एक दूसरे के साथ सींग नहीं अड़ाते, हम सींग अड़ाते हैं, टीचरों से सींग अड़ाते हैं। बाजार में 3 रुपए की क्यों नहीं हो सकती है चीज़ें, 5 रुपए की क्यों देंगे? 5 रुपए की मिल रही है तो क्या करें? कोई वाली बात आखिर में आती ना कि मैं तो फिर लूँगी, मैं 2 लूँगी, जो लतीफ़ा ने बनाया हुआ औरतों का जो कहती मुफ्त लेने का, फिर मैं 2 लूँगी। इसलिए चीज़ें जो है समझनी चाहिए, बेज़रूरत ना। अच्छा, एक हमने हमारे यहाँ फैशन चल गया है कि हम जो ब्रांडेड कपड़े हैं वो पहनते हैं, और बहुत सी लड़कियां आके खरीद रही होती हैं। मेरे पास चूँकि साथ ही दफ्तर है, माएँ रो रही होती हैं कि मैंने कहा था कि तू सस्ते कपड़े ले ले, इसी डिज़ाइन में बनवा दूँगी, लेकिन वो कहती है मैंने तो मालिया भी कपड़े पहने, मैंने तो खादी कपड़े पहने, मैंने तो आज
फाइनल डे है, मैंने तो आज ये कहना है कि बच्चों अपने आप को समझो, हम गरीब कौम हैं और हम गरीब कौम हैं और हमारे माँ बाप बहुत गरीब थे। मुझे याद पड़ता है कि जब अम्मा ने हमें पढ़ाना शुरू किया तो अब्बा जी ने कहा था जो पैसे देता हूँ वही दूंगा, मैं एक दबड़ी दे दूंगा कि तुम लड़कियों को पढ़ा रही हो। और मेरे नाना अब्बा जो मजिस्ट्रेट थे उस जमाने में, उन्होंने कहा कि मेरी माँ को मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, तुम बेटियों को पढ़ा रही हो। उन्होंने कहा मैं बेटियों को पढ़ाऊंगी, चाहे आधी रोटी देनी पड़े, लेकिन मैं बेटियों को पढ़ाऊंगी। इससे सिर्फ परिचय जेवर पढ़ा हुआ था, लेकिन हर चीज की एक रद्द अमल होता है। जब मैंने कॉलेज दाखिले का शोर मचाया तो रौला पड़ गया, तुम्हारे खानदान में किसी ने ऐसा किया, कुछ हुआ है? आहिस्ता आहिस्ता तैयार हुए भाई, तो फिर भूख हड़ताल कई दिन की, फिर जाके तैयार हुई। तो मेरी मुझसे बड़ी बहन जो 8 साल पहले मैट्रिक कर चुकी थी, उसको भी दाखिला दिया गया, क्योंकि रिश्ते के इंतजार में बैठी थी। सैयदों के रिश्ते आएंगे तो शादियाँ होंगी, सैयदों के रिश्ते नहीं आएंगे शादी नहीं होंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो सैयदों के रिश्ते के इंतजार में बैठी थी, उस बाद में उसको सैयदों का रिश्ता भी आ गया, शादी होगी, फिर चली गई। लेकिन ये कि जो पुरानी बातें थी, उन बातों को मेरे बाद मेरी शादी की बात तो खत्म हो गई। फिर छोटी बहन की शादी हुई, भाई की शादी हुई, किसी को नहीं कहा कौन सी जात है कौन सी जात नहीं। ये चीज़ें उसी औरत तक चलती हैं जो पहला कदम उठाती है। और जब मैंने ये किताब लिखी थी, जिसका नाम मैंने बुरी औरत की कथा लिखा, ये मैंने बलाजियो में लिखी थी, इटली में है रॉकफेलर फाउंडेशन, उन्होंने बुलाया था और उन्होंने कहा कि तुम क्यों लिखना चाहती हो ये किताब। मैंने कहा 50 साल में 150 साल हुए थे पाकिस्तान को, पाकिस्तान में 50 साल में औरतों ने क्या सहा है, कहाँ पहुँची है, अभी भी क्या रहता है, वो मैं फर्स्ट पर्सन में कहानी लिखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। तो वहाँ जाके बैठ के मैंने 1.5 महीने में लिखी थी, क्योंकि मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ था कि मैं एक राइटर हूँ। मुझे पौचे खाने का नहीं सोचना, मुझे बिजली के बिल का नहीं सोचना, मुझे नौकर की तनख्वाह का नहीं सोचना, मुझे घर के झगड़ों का नहीं सोचना। पूरे वक्त मुझे पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है, लिखना है, चाहे रात हो चाहे सुबह। तो कमिटमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। 6 हफ्तों में ये किताब बन गई थी, जो आज तक 35 एडिशन छाया हो चुके हैं और सारी दुनिया में इसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है। तो तुम लोगों से तवक्को रखती हूँ कि कलम की हुर्मत का, अपने अंदर की औरत का, अपने अंदर के मर्द का जायजा लो, उसको कहना सिखाओ कि मुझे बोलना आता है। हम बोलते हैं तो अनर्गल बोल जाते हैं, इस चीज़ को हमने अपनी ट्रेनिंग नहीं की होती क्या बोलता है। आज आप लोग बोलेगा मैं तो मुझे मोइन निज़ामी की उस्तादी पे शक होने लगा, क्योंकि अगर बच्चों को बोलना नहीं सिखाओगे तो चिड़िया भी बोलती है सुबह से लेकर शाम तक, तुम चिड़ियों की तरह भी नहीं हो, तुम बोल नहीं रहे। बोलना लोगों की तरह चिड़िया बोलती है। मुझे याद आती है एक पता नहीं क्यूबन शायरा थी, उसने नज़्म लिखी थी जिसमें उसने लिखा था कि बेटी माँ से पूछती है, अम्मा ये चिड़िया नंगे पाँव क्यों फिरती है। इस तरह की मिसरे याद रखो, एक दूसरे से शेयर करो, जिंदगी बहुत अच्छी है।